जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की जनरल अवेयरनेस की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस के ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। बात हो रही है किसकी? जामा मस्जिद की। तो जामा मस्जिद का निर्माण क्या अकबर ने कराया, शाहजहां ने कराया, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर शेर शाह सूरी ने? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो जामा मस्जिद का निर्माण है वो आपका शाहजहां ने करवाया था। अब बात आती है शाहजहां की। तो मैं शाहजहां के बारे में आपको इस क्वेश्चन के जरिए पूरी डिटेल से बताऊंगा और आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा ताकि शाहजहां से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हों वो आप लोग आसानी से कर सकें। बात आती है शाहजहां की। शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो आपका हो जाएगा 1627 से लेकर के 1658 के बीच इसका कार्यकाल रहा था। मतलब इसने जो है ये एक मुगल शासक था। इसने 1627 ईस्वी से लेकर के 1658 ईस्वी तक शासन किया था। ये जो शाहजहां है, शाहजहां का जो उत्तराधिकारी, मतलब ये शाहजहां किसका उत्तराधिकारी था? तो आप बताओगे ये जहांगीर का क्या था? उत्तराधिकारी था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो शाहजहां है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो आप बताओगे इसके बचपन का नाम था खुर्रम। इसका जो विवाह होता है वो होता है अर्जुबंद बानो बेगम के साथ। अर्जुबंद बानो बेगम के साथ इसका विवाह होता है और जिससे 4 पुत्र होते हैं जिनके नाम आप लोगों से पूछ लिया जाता है। एक आपको याद रखना है दारा सिकोह, दूसरा याद रखोगे आप सुजा, और तीसरा याद रखोगे मुराद, और चौथा आपका हो जाएगा औरंगजेब। ये इसके 4 पुत्र होते हैं। अर्जुबंद जो बानो बेगम थी, इन्हीं का नाम क्या पड़ता है? मुमताज महल पड़ता है। मुमताज महल जो है इसी की पत्नी अर्जुबंद बानो बेगम का नाम है। इसको इसने एक उपाधि दी थी, उस उपाधि का नाम आपको याद रखना है मल्लिका ए जमानी। क्या हो जाएगा? मल्लिका ए जमानी। ये जो है शाहजहां ने मुमताज महल को जो है उपाधि दी थी मल्लिका ए जमानी। उसके बाद आपका आता है कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1628 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसने अपने आप को कौन सी उपाधि दे रखी थी? तो आपको याद रखना है मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। क्या हो जाएगा? मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। ये जो है किरण ए सानी, ये इसने अपने आप को उपाधि दे रखी थी। उसके बाद 1632 ईस्वी को आपको याद रखना है। 1632 ईस्वी में इसने पुर्तगालियों से युद्ध किया, जिसमें जो है इसने पुर्तगालियों को पराजित किया था। ये भी आपको याद रखना है कि पुर्तगालियों से इसका कब जो है युद्ध होता है? तो 1632 में, जिसमें इसने पुर्तगालियों को हराया था। शाहजहां ने ही, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, शाहजहां ने क्या किया था? दिल्ली के नजदीक यमुना नदी के किनारे पर शाहजहानाबाद, क्या हो जाएगा? शाहजहानाबाद नाम का जो है नगर बसाया था। शाहजहानाबाद में ही इसने क्या किया था?
इसने आगरा से जो राजधानी थी उसको कहाँ पे स्थानांतरित किया था? वो इसने यही शाहजहानाबाद में ही स्थानांतरित किया था। शाहजहानाबाद को ही एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो हो जाएगा आपका पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद का ही नाम है। उसके बाद आता है, इसने क्या किया, शाहजहानाबाद में ही या फिर आप बोल सकते हो पुरानी दिल्ली में ही इसी ने क्या किया, एक सुरक्षा दुर्ग बनवाया था। क्या बनवाया? सुरक्षा दुर्ग बनवाया। और उसी सुरक्षा दुर्ग का जो नाम है बाद में चल करके लाल किला या किला ए मुबारक नाम से फेमस हुआ। उसके बाद उसने इसी में जो है दीवान ए खास और दीवान ए आम इसका भी निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं आपके। उसके बाद इसने क्या काम किया, तो ये भी आपको याद रखना है कि शाहजहां ने ही अपनी और अपने बेगम मुमताज महल दोनों का मकबरा जो है आगरा में ही बनवाया, जिसको हम सभी लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। अब पॉइंट आ जाता है ये ताजमहल। ताजमहल की अगर आप बात करते हैं तो ताजमहल से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल का जो है वास्तुकार या फिर आप कह सकते हो वास्तुविद कौन था, तो आपको याद रखना है अहमद लाहौरी। कौन था? अहमद लाहौरी जो है इसका जो है वास्तुविद हो जाता है। इसके साथ साथ इसने और किस चीज का निर्माण कराया? मयूर सिंहासन का इसने जो है निर्माण कराया था। मयूर सिंहासन हो जाएगा। इसके साथ साथ इसने जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके साथ साथ इसने और किसका निर्माण करवाया, तो आपको याद रखना है जामा मस्जिद का निर्माण, जो कि आपका क्वेश्चन था। जामा मस्जिद का भी इसने निर्माण करवाया था। अब उसके बाद इसी के शासनकाल को आपको याद रखना है कि जो शाहजहां है, शाहजहां के शासनकाल को ही क्या बोला जाता है? इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये बीमार पड़ जाता है। फिर उत्तराधिकार के लिए जो है इसके पुत्रों के बीच में युद्ध होता रहता है। जैसे दारा सिकोह के बीच में दारा व सिकोह के बीच में क्या होता है? थरमत युद्ध होता है। और ऐसे ही सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, ये सारे के सारे युद्ध जो है दारा और सिकोह के बीच में लड़े जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं अंत में जो युद्ध होता है वो देवराई का युद्ध होता है, जिसमें जो है दारा की पराजय हो जाती है। और अंत में आपका औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने ही जो है इनको दारा को पराजित किया था। तो औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहां तो बीमार थे, शाहजहां को इसने जो है बंदी बना लिया और उसी आगरे के किले में इसने जो है कैद कर दिया। बाद में 1666 ईस्वी में जो है इसी शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतने फैक्ट याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? अब देखिए हम इस वीडियो को थोड़ा सा मतलब डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, डिटेल में आप लोगों को बता रहे हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिनमें ज्यादा डिटेल ना हो। जैसे इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, जकार्ता इसकी राजधानी हो जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है वो भी देख लेते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बात आई है किसकी? यूनिसेफ की। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो देखिए यूनिसेफ जो है वो आपका पहली बात
इसको हिंदी में क्या बोलोगे? यूनिसेफ। यूनिसेफ एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र का क्या हो जाता है? एक बाल कोष है। ठीक है, मतलब बालकों की सुरक्षा से संबंधित जो है ये हो जाता है। उसके बाद आप लोग देखोगे यूनिसेफ की इसने मुख्यालय की बात की है तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय हो जाता है, ये इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। न्यूयॉर्क में इसका क्या हो जाएगा? हेड क्वार्टर हो जाएगा। उसके बाद और भी हम चीजों को समझ लेते हैं। जैसे इसके हेड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका हेड कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इसके जो हेड होंगे वो कैथरीन रसेल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कैथरीन रसेल जी इसके हेड हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये तो बात हुई यूनिसेफ की। मैं इसमें दो चार आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन लिखवा रहा हूँ जो आप लोग याद कर लीजिएगा, दो दो चार चार करके पढ़े, ताकि ये आप लोगों को जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी की सारी याद हो जाएं। एक आप लोगों से पूछा जाता है यूएनओ के बारे में। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो आप लोगों को याद रखना यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945। आज मैं 45 वाले सारे बता रहा हूँ कि जिसकी स्थापना 45 को हुई थी। तो एक तो आपका क्या हो गया? यूएनओ। उसके बाद एक आपको याद रखना है आईएमएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी भी स्थापना कब होती है? 1945 में ही इसकी स्थापना होती है। उसके बाद आपको याद रखना है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो इसकी भी स्थापना 1945 में ही होती है। उसके बाद आपको याद रखना है एफएओ यानी फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी स्थापना भी कब होती? 1945 ईस्वी में ही होती। और एक आपको याद रखना और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी भी स्थापना कब होती है? 1945 में ही होती है। ये सारे के सारे आपको याद रखना, मैं इसी में बता रहा हूँ। जैसे आईएमएफ का हेडक्वार्टर आपका क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो आपका वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की मैं बात करता हूँ तो वर्ल्ड बैंक का जो है इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी ही रहेगा। एफएओ यानी ये कहाँ हो जाएगा? रोम इटली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। उसके बाद आईसीजे यानी क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका कहाँ हो जाएगा मुख्यालय? द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप लोगों के दिमाग में भी ये सारी चीजें छप रही होंगी। नेक्स्ट आपका दे रखा है सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील आपको ऐसे ही याद रखना है, कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में जो है आपकी सांभर झील है। इसका मतलब झीलों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? बात हो रही किसकी? 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची हम लोगों को पता है मूल संविधान में टोटल कितनी जो है अनुसूचियां थी? तो आप बताओगे मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में जो है कितनी अनुसूचियां हो जाती हैं? तो आप बताओगे वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। हम लोग
ये सारी चीजों के, हालांकि इसमें क्या बोला जा रहा है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 भाषाएं हो जाएगा। हम अभी आप लोगों को ये 22 भाषाएं दिखाने वाले हैं कि कौन कौन सी ये 22 भाषाएं थी। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो 12 की 12 अनुसूचियां हैं, इन 12 की 12 अनुसूचियों में है क्या। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ फर्स्ट अनुसूची की, यानी जो फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची है, इसमें किसका वर्णन किया गया है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में ज्यादा टाइम जाता है। इसमें क्या किया गया है, फर्स्ट अनुसूची में जो है भारतीय संघ के जो घटक राज्य और जो भी केंद्र शासित राज्य हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड। सेकंड जो शेड्यूल है, सेकंड जो अनुसूची है, उसमें क्या किया गया है, विभिन्न जो भी पदाधिकारी हैं उनको वेतन, भत्ता, पेंशन इत्यादि से जो जिसका उल्लेख किया गया है, यानी कि जो द्वितीय अनुसूची है वो जो भी विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको जो भी वेतन प्राप्त होने वाला, भत्ता, पेंशन इत्यादि का उल्लेख किया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन से पदाधिकारी शामिल होते हैं सेकंड अनुसूची में, तो आपको याद रखना है। जैसे प्रेसिडेंट का वेतन, भत्ता, पेंशन ये सब आ जाता है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति होते हैं। फिर उसके बाद गवर्नर यानी कि राज्यपाल का हो जाता है। लोकसभा के जो भी क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये भी जो है इसमें शामिल होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके साथ साथ और कौन शामिल हो जाएगा, जो भी विधान परिषद के सभापति और उपसभापति वो आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उनका जो भी वेतन भत्ता है। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, सीएजी का भी जो है वेतन भत्ता इसमें शामिल किया जाता है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आ जाता है थर्ड। थर्ड जो शेड्यूल है उसमें किसके बारे में बताया गया है, तो जो भी ये पदाधिकारी हैं पद ग्रहण के समय जो क्या लेते हैं, शपथ, शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है, थर्ड जो है अनुसूची में किया गया है। उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ शेड्यूल, और फोर्थ शेड्यूल में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो आप लोगों को याद रखना जो फोर्थ शेड्यूल हो जाएगा वो आपका राज्यों और जो भी संघ क्षेत्र हैं उनके बीच में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि जो भी आपके राज्य हैं या संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ वाले। फिफ्थ वाले में क्या होगा, जो भी आपके एससी और एसटी हैं, कौन से हैं, एससी और एसटी, एससी और एसटी लोगों को जो है इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है, यानी इनके शासन से संबंधित उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या किया गया है, ये आपको राज्य याद रखना है, ATMM। ATMM का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एक हो जाएगा मिजोरम। ये चार नाम आपको याद रखना है। इन राज्यों में जो भी जनजातियां हैं उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है, सिक्स्थ शेड्यूल में किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेवेंथ। सेवेंथ में आप लोगों को पता है क्या हो जाएंगी, अनुसूची, मतलब जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हो जाते हैं। 8 में मैंने अभी बताया आपको 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं जो अनुसूची है ये किस राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिकरण की विधियों का प्रावधान किया गया है, यानी राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिकरण कैसे हो इन सभी तरीकों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, दल,
बदल से संबंधित है। 11वीं में क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और 12वीं में आपको याद रखना, शहरी क्षेत्र के जो भी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं थीं उनको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये सारी चीजें शेड्यूल से संबंधित थी। अर्थ क्वेश्चन हम लोगों का क्या था कि जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का। आप लोगों को वो 22 भाषाएं याद होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों से ये क्वेश्चन ये भी बना लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं अनुसूची में जो है भाषा शामिल नहीं है। तो उसके लिए आप इसको 2-4 बार अच्छे से पढ़ लेना। जैसे असामीज है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये इस तरीके से आपकी 22 जो है भाषाएं हो जाती हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। इस तरीके से आप देखोगे हिंदी इसमें आपको कहीं भी शामिल नजर नहीं आई। हिंदी के साथ साथ कहीं पर भी आपको भोजपुरी नहीं इसमें शामिल दिख रही है। इसके साथ साथ आपको कहीं पर भी इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा का भी यूज कहीं नहीं मिला है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको ये भी, अगर ये आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो ये याद कर लो कि हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश कुछ ऐसी भाषाएं याद कर लो जो बोली जाने वाली हों और इसमें शामिल ना हो, तो उससे भी आप लोगों को याद रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो हेमिस क्या हो जाएगा, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है हिम तेंदुओं के लिए फेमस हो जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में अव्वल। 2020-21 की बात करें तो उसमें कौन सा स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल रहा है, इंदौर जो है आपका अव्वल रहा है। नेक्स्ट आपका आता है यकृत द्वारा स्रावित पित्त कहाँ एकत्रित होता है। तो एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि जो है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है यकृत से स्रावित होता है। यकृत क्या है, ये शरीर की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। आपको ये याद रखना है। उसके बाद पित्तरस यकृत से स्रावित होता है जो कि एकत्रित कहाँ होता है, आपका पित्ताशय में एकत्रित हो जाएगा। ये आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बात हो रही है चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है और इसके साथ साथ जिसमें भी जो भी अम्ल पाया जाता है हम वो सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल जो है चींटी में पाया जाता है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना, एक पूछा जाता है जैसे इसी में ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो आपको याद रखना है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ये आपका एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा, आपका सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गंधक का तेजाब कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गंधक का तेजाब भी इसको हम लोग कह देते हैं और इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ और भी जैसे सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, अंगूर में पाया जाता है। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो मैलिक जो अम्ल हो जाएगा वो आपका कच्चे सेब में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, कच्चे सेब में मैलिक अम्ल पाया जाएगा। एसिटिक अम्ल मैंने बता ही दिया। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल जो है आपका किसमें हो जाएगा, दूध में पाया जाएगा लैक्टिक अम्ल। उसके बाद HCl एक अम्ल पूछा जाता है, तो HCl किसमें पाया जाएगा, तो आपको याद रखना ये अमाशय में जो है पाया जाता है। अमाशय में ये अम्ल पाया जाता है। उसके बाद टमाटर वाला मैंने बता दिया कि जो है ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आ जाता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम बताइए। किसके बारे में पूछा जा रहा है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग के बारे में। तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग क्या हो जाएगी? आपको याद रखना, अटल सुरंग। अब बात आई है अटल सुरंग की, तो अटल सुरंग जो है ये कहाँ पड़ती है? तो आपको याद रखना है रोहतांग जिले में पड़ते हो। रोहतांग कहाँ पड़ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। ये कितनी लंबी है? तो आपको याद रखना 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाती है। और ये कौन से दर्रे से होकर के गुजरती है? तो आपको याद रखना ये रोहतांग दर्रे से ही होकर के गुजरती है। अब ये जोड़ने का काम किसको करती है? तो याद रखना मनाली और लाहौल स्पीति। कौन हो जाएगा? मनाली और लाहौल स्पीति, इन दोनों को जो है जोड़ती है या कनेक्टिंग प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? अटल सुरंग, जो कि क्या हो जाएगी? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट पसंद आता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।